Assalamu alaikum. So today we are at the gynae paper 2023, resuming from question number 155. रेक्टस शीथ अबव आर्कुएट लाइन. ठीक है, अब इन्होंने पूछ लिया है कि रेक्टस शीथ अबव आर्कुएट लाइन. तो इसमें आर्कुएट लाइन जो रेक्टस शीथ होती है उसका इंटीरियर भी होता है और पोस्टीरियर भी होता है. ठीक है, अब उन्होंने पूछी नहीं हुई कि ये इंटीरियर है कि पोस्टीरियर है, तो हम जो है वो और आर्कुएट लाइन का पूछ लिया अबव. ठीक है, अबव आर्कुएट लाइन जो इंटीरियरली बनती है इससे एक्सटर्नल ओब्लिक से और इंटरनल ओब्लिक से, और इसकी जो पोस्टीरियर एंटीरियर बनती है इस तरह, और जो इसकी पोस्टीरियर होती है वो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और ट्रांसवर्स फेशियल ट्रांसवर्स से बनती है. ठीक है, अब जो है वो इसमें ऑप्शन दी नहीं हुई, तो पोस्टीरियर तो है नहीं, मतलब एंटीरियर ही है. और दूसरी बात ये कि जो जब ये बिलो आर्कुएट लाइन होती है तो फिर उसमें तीनों मसल्स मिल जाते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड ट्रांसफर्स, और पीछे रह जाती है फेशिया ट्रांसफरालिस. तो वो जो है वो उसकी पोस्टीरियर बनाता है. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा. आर्कुएट लाइन क्या होती है? एक एब्डोमेन की, एक पेरिटोनियम की लाइन है जो साथ डिस्टेंस होता है उसका अम्ब्लाइकस से प्यूबिस तक. ठीक है, उसके बाद आता है पेशेंट विद स्वेयर हेडेक है, वॉमिटिंग है, नेक स्टिफनेस है, आईसीपी रेज्ड है और ब्लड स्टेन्ड सीएसएफ है. इसमें क्या है? सब ड्यूरल है, सब एक्स्ट्रा ड्यूरल पूछा हुआ है, सेरिब्रल पूछा हुआ है, सब एर्कनॉइड पूछा हुआ है, इंट्रापेरेन्काइमल पूछा हुआ है. अच्छा, अगर पहले आपको जो है ना मेनिंजेस के बारे में पता होगा तो ही आप उनके हेमाटोमास को भी डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे. आपको पता है सबसे पहले स्किन होती है, स्किन के बाद ड्यूरा होता है, ड्यूरा के बाद आर्किनॉइड होता है और उसके बाद पाया होता है. ठीक है, जो स्किन और ड्यूरा के दरमियान वाली चीज़ है ना वो एपीड्यूरल है या एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस है. जो ड्यूरा और आर्किनॉइड के दरमियान की स्पेस है वो है सब ड्यूरल और जो आर्किनॉइड और पाया के दरमियान में है वो सब आर्किनॉइड है. ठीक है, अब जो सब आर्किनॉइड है आपको पता है वहाँ पे सीएसएफ है और ब्लड वेसल्स हैं. ठीक है, जब भी ब्लड वेसल रप्चर होगी तो सीएसएफ जो है वो ब्लड स्टेन्ड आएगा और बंदा बोलेगा कि मुझे अचानक से सर में दर्द शुरू हो गई है. ठीक है, और वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ है. ठीक है, एक्स्ट्रा ड्यूरल जो होगी, एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपीड्यूरल जो है इसमें हिस्ट्री ऑफ स्कल फ्रैक्चर होगा, कोई मतलब ट्रॉमा, आरटी, इस तरह की चीज़ होगी. इंट्रापेरेन्काइमल जिस बंदे को पहले से ही कोई जो है डिजीज़ चल रही हो, हाइपरटेंसिव है या वो डायबिटिक है, इस तरह की कोई चीज़ें चल रही हों. ठीक है, और इसके अलावा जो सेरिब्रल है, सेरिब्रल हेमरेज आपको पता है कि वो पैरालिसिस के साथ प्रेजेंट करेगा. ठीक है, ये आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए. अ लेडी विद सीआरएफ सैंपल टेकन है, उसके बाद फ्रिज में रख दिया है. अच्छा, जो चीज़ आप अब ये कहेंगे कि जी इसको ब्लड को क्या हो गया, तो इसके ब्लड को क्या हुआ है कि इसके अंदर एलडीएच ज़्यादा हो गया है तो हीमोलिसिस हो गई है. ठीक है, अब फ्रिज में रख दिया, रात हो गई तो एलडीएच ज़्यादा हो गया है तो जिसकी वजह से हीमोलिसिस हो गई. आपको पता है कि सीआरएफ के जो पेशेंट्स होते हैं उनका ब्लड जो है वो पहले ही अक्सर जो है वो अनीमिक होते हैं, उनके आरबीसीज पहले ही फ्रेजाइल हुए पड़ते हैं और तो वो उनकी हेमोलिसिस जल्दी से हो सकती है. ठीक है, उसके बाद आ जाता है 25 ईयर फीमेल कंप्लेंट ऑफ गैक्टोरिया, इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी एमनोरिया, सीरम में उसके प्रोलैक्टिन. अच्छा, प्रोलैक्टिन के ना जो वैल्यूज़ हैं वो है उसमें डिफ्रेंशिएट करना है कि अगर 1000 से बिलो है तो स्ट्रेस की वजह से या ड्रग्स की वजह से हो जाता है, और अगर 50,000 से 55,000 के दरमियान में है तो वो है माइक्रोप्रोलैक्टिनोमा, और ये 6500 है तो मैक्रोप्रोलैक्टिनोमा हो गया. ठीक है, अब देखिए जो प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो जाता है तो इनफर्टिलिटी भी हो जाती है क्योंकि वो प्राइमोडियल फॉलिकल्स को मेच्योर होने नहीं देता, साथ गैक्टोरिया कर देगा और एमनोरिया हो जाएगा सब. ठीक है, उसके बाद आता है ब्लो आउट फ्रैक्चर ऑफ द ऑर्बिट, प्रोप्टोसिस हो गई है, लॉस ऑफ चीक सेंसेशन. अच्छा, ब्लो आउट फ्रैक्चर है, किसी ने उसको या तो कोई मुक्का मारा है या कोई चोट लगी है, किसी तरह से भी उसकी आंख बाहर निकल आई है. ठीक है, प्रोप्टोसिस मतलब आंख बाहर निकल आई है, बल्ज आउट हो गया है उसका आई बॉल. और लॉस ऑफ चीक सेंसेशन, लॉस ऑफ चीक सेंसेशन का क्या मतलब है कि उसकी नर्व सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है. अब इसमें देखें, इसमें चीक अडीमा नहीं होगा क्योंकि चीक के सेंसेशन के बारे में बात कर ली है ना, तो फिर इसका मतलब नर्व इन्वॉल्व होगी. तो नर्व की दो ही यहाँ पे है, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व डैमेज या इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व एट इट्स फोरामेन. ठीक है, अब ये देखें, आपको इसे कंफ्यूज कर रहे हैं जी, इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व एट इट्स फोरामेन, ये मतलब क्या लाइन है? या तो यहाँ तो डैमेज लिखा होता तो फिर हम इसके बारे में सोचते तो लाइन ही कंप्लीट नहीं है. लेकिन अगर आप बोलें कि इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व एट इट फोरामेन क्यों नहीं है, और फोरामेन में इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व अकेली नहीं जाती, उसमें से वेसल्स भी उसकी गुजरती हैं और नेज़ल एरिया को आर्टीरियल सप्लाई जा रही होती है. ठीक है,
नेज़ल एरिया को भी जाती है, आई को भी जाती है, चीक को भी जाती है, इन सब पार्ट्स को जा रही होती है। तो अगर यहाँ पे फिर नेज़ल एरिया भी लिखा होता है तो जिसकी वजह से हमें समझ आती कि भाई इसकी वेसल्स भी उड़ गई हैं, इसकी नर्व भी ख़त्म हो गई है। तो अब इसका क्या हुआ है, अब इसकी नर्व सिर्फ डैमेज हुई है, बाकी जो है वो सेंसेशन, चीक सेंसेशन चली गई है, जो कि नर्व डैमेज हुई है। उसके बाद कह रहे हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर प्रोसेस द कंप्लाइंस थेरेपी, डॉक्टर प्रिसेप्शन ऑफ द डिजीज़। अब उसके बाद कह रहे हैं कि पेशेंट अपनी कंप्लाइंस कैसे करेगा। पेशेंट कंप्लाइंस तभी करेगा जब उसको अपनी जो पेशेंट अपनी कंप्लाइंस तभी करेगा जब उसको पता होगा कि अपनी उसकी जो डिज़ीज़ की सिवियरिटी क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर बी हुआ। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन। वैसे तो वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम आपको पता है पीसीटी में ही होती है, तो अब डिहाइड्रेशन को उन्होंने आपको देख के कन्फ्यूज़ करने की कोशिश किया है, तो 67% पीसीटी में ही होती है। और इसमें एडिशनल पॉइंट्स ये हैं कि जब डिहाइड्रेशन होती है तो वाटर परमेबिलिटी जो है वो एडीएच की बढ़ जाती है एट कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में, और जिसकी वजह से कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम पीसीटी से। विच ऑफ द बैक्टीरिया हैज़ नो सेल वॉल, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि माइकोप्लाज्मा और जो है वो यूरिया प्लाज्मा, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, तो इसका आंसर बी है, ठीक है। राइट एट्रियम इन्फेक्शन इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग, सेप्टोमार्जिनल, मॉडरेटर बैंड, पेक्टिनेट बैंड, पेपलरी मसल, ट्यूबरकुलाई। अच्छा, ट्यूबरकुलाई। अब उन्होंने ना आपको बड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की है। अब ये चीज़ें आपको तभी पता होंगी जब आपको हार्ट का स्ट्रक्चर पता होगा। सेप्टोमार्जिनल और मॉडरेटर बैंड, दे आर द सेम थिंग। पेक्टिनेट मसल, पेपलरी मसल, ये राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में होते हैं, ये वेंट्रिकल्स में होते हैं, राइट ये एट्रियम में, सॉरी, पेपलरी मसल और ट्रेबैक्यूलाई, पेपलरी मसल और ट्रेबैक्यूलाई दे आर बोथ इन वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो पेक्टिनेट है जो होता है एट्रियाज में, ठीक है। अब उन्होंने एट्रिया का पूछना, राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम में पेक्टिनेट मसल है, मॉडरेटर और सेप्टोमार्जिनल ये हैं लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, दे आर द सेम थिंग। और पेपलरी मसल, सॉरी, हाँ जी, पेपलरी मसल और ट्रेबैक्यूलाई, पेपलरी मसल और ट्रेबैक्यूलाई दोनों वेंट्रिकल्स में है, ठीक है, ये दोनों वेंट्रिकल्स में है, ये एक ही चीज़ है। मॉडरेटर जो कि राइट वेंट्रिकल में है और पेक्टिनेट जो है वो एट्रियल में होता है, राइट एट्रियल एट्रियम। अल्कोहलिक पेशेंट है, स्टीओ हेपेटाइटिस हो गया है, डेवलप ड्यू टू, अच्छा आपको पता है कि अल्कोहल जो है वो एसिडल्डिहाइड में जो एथेनॉल और या अल्कोहल है वो डिसोसिएट होती है एसिडोएल्डिहाइड में, और वही फिर एसिडोएल्डिहाइड आगे से जो लिवर को ख़राब करेगा, ठीक है। और एसीटेट तो आपको पता है कि वो कीटोन होता है, और ये H2O2 तो क्या है आपको पता है, ब्लीच में यूज़ होता है। डिक्रीज लिम्फेटिक फ्लो ड्यू टू इंक्रीज इन, अच्छा, डिक्रीज लिम्फेटिक फ्लो, लिम्फ में होता क्या क्या, लिम्फ में होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। लिम्फ क्या बनता है, प्रोटीन से, ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं उसमें, ठीक है। अब प्रोटीन को आप बढ़ा दोगे, किसी चीज़ को बहुत गाढ़ा कर दोगे तो ऑब्वियसली उसका फ्लो कम हो जाएगा, तो फिर इंक्रीज प्लाज्मा ऑन कॉटिक प्रेशर, ठीक है। और अगर या उसका जो है वो हम उसका हाइड्रोटस, अब अगर लेकिन अगर हमने इसको बढ़ाना है, लिम्फेटिक फ्लो को करना है तो ओके। अब हम इस पे थे MCQ नंबर 162, हैव नो सेल वॉल से ये कर लिया था हमने, ये भी कर लिया था, पीछे रह गया है ये वाला, अल्कोहलिक आपको बता दिया था, लिम्फेटिक फ्लो भी बता दिया था। अब आ गया है पेशेंट इज़ डिहाइड्रेटेड फॉर 24 आवर्स, व्हाट विल हैपन। अभी मैंने जिसकी बात आपको की है कि जो इन्होंने बात बोल दी है, इंक्रीज परमेबिलिटी थ्रू पीसीटी तो पहले ही परमिएबल होती है, डिक्रीज परमेबिलिटी गलत, इंक्रीज परमेबिलिटी, ठीक है। डीसीटी की और सीडी की दोनों की परमेबिलिटी बढ़ जाती है ताकि जो वाटर यहाँ से बाकी जितना बच गया है एब्जॉर्ब यहाँ से हो जाए, ठीक है। और अभी सबसे बेहतर ऑप्शन यही है पहली वाली कि इंक्रीज परमेबिलिटी थ्रू सीडी कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ पे आएगा ADH, और ADH आके वाटर एब्जॉर्ब करा देगा, ठीक है। गन शॉट हो गई है, लोअर बैक पे, हैज़ लॉस ऑफ कॉन्ट्रालेटरल पेन सेंसेशन बट इंटैक्ट टेम्परेचर सेंसेशन, व्हाट इज़ द लाइकली द डायग्नोसिस, ठीक है। अब इसमें दो रूट्स होती हैं, डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट क्या करती है, ये सेंसरी से रिलेटेड होती है, वेंट्रल रूट मोटर से रिलेटेड होती है, अच्छा। और ब्राउन सीक्वार्ड सिंड्रोम में होता है कि कॉन्ट्रालेटरल की पेन भी चली गई, टेम्परेचर भी चला गया। अर्ली स्टेज ऑफ टेबिस टॉर्सालिस, इसमें होता है, इसमें कोई भी सेंसेशन नहीं होती, पेन की भी नहीं होती और उसकी भी नहीं होती, और ये होती है
ये सिफिलिस कराता है, ठीक है। और स्प्रिंजोमाइलिया जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ उसमें है कि सिस्ट बन जाएगी या कोई कैविटी बन जाएगी स्प्रिंजोमाइलिया में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में। तो इसमें जो डॉर्सल रूट है वो आपकी सेंसरी को डील करती है, तो डॉर्सल रूट ख़त्म हो गई है, ठीक है। और वो जब ऐसे उसमें पाथवेज आ रहे, अभी इसमें अगर आपने यहाँ पे अगर टेम्परेचर ना लिखा होता तो अगर लिखा होता है कि लॉस ऑफ कॉन्ट्रालेटरल पेन एंड टेम्परेचर, देन इसका स्पाइनोथैलेमिक जाना था, ठीक है। लेकिन अभी इसका सिर्फ डॉर्सल नर्व रूट गया है और वो बाकी सही है उसका। 62-year patient congestive heart failure presented with dyspnea, orthopnea, mechanism of pulmonary edema in case of chronic heart failure, congestive heart failure is which of the following। अच्छा, congestive heart failure में अभी हमने पीछे काफ़ी चीज़ों में पढ़े हैं, मैंने आपको बाकी डायग्नोसिस बनाने में भी चीज़ों में आपको बताया है कि जो congestive heart failure है उसमें इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो जाता है, ठीक है। वो जो क्या नाम है, जो सारा कुछ निकल रहा था, फ्लूइड जो इकट्ठा हो रहा है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब है कि ओवरलोड हो रहा है हार्ट में, ठीक है। तो वो इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है। अब इन्होंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की हुई है यहाँ पे डिक्रीज प्लाज्मा कोलॉइड प्रेशर कह के, ठीक है। इसमें कोई किडनी मेंशन नहीं, कोई लिवर मेंशन नहीं। किडनी और लिवर का अगर होता तो हम प्लाज्मा के बारे में सोचते, ठीक है। अभी हार्ट का है तो आपको हार्ट का पता है कि उसमें फ्लूइड ओवरलोड होता है और इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, ठीक है। जीएफआर डिक्रीजेज बाय इंक्रीज इन, अच्छा जीएफआर जो है वो डिक्रीज कब हो जाएगा, जब जीएफआर का मतलब क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये कब, इसका क्या काम है, ये फिल्टर कर देता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो सारी प्रोटीन आप इकट्ठी कर दो तो क्या फिल्टर होगा, कुछ भी फिल्टर नहीं होगा, उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से जीएफआर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताई हैं चीज़ें। इंक्रीज जीएफआर ड्यू टू एफरेंट एट्रियल डायलेशन, जब ब्लड ज़्यादा जाएगा जीएफआर की तरफ, जीएफआर ज़्यादा होगा, ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल कंस्ट्रिक्शन, पीछे वाली जो इफरेंट है जो बाहर निकल रही है वो कंस्ट्रिक्ट कर दी तो ज़्यादा फ्लो जीएफआर की तरफ जाएगा तो वो ज़्यादा जीएफआर होगा। डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, सिर्फ पानी ही डाल दी अंदर से, प्रोटीन्स कम कर दी आपने तो जीएफआर ज़्यादा हो जाएगा। डिक्रीज कब होगा, जब एफरेंट जो आ रहा था फ्लो रोक दो, उसको कम कर दो, पीछे वाले को अगर खोल दो, इफरेंट वाली को डायलेट कर दो तो जीएफआर जो है वो आपका कम हो जाएगा। इंक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, प्लाज्मा आपने प्रोटीन्स बढ़ा दी, ठीक है। यूरेटेरिक कंस्ट्रक्शन कर दी, जो यूरेटर है, अच्छा यूरेटर को आपने रोक दिया, पीछे वो बैक फ्लो ही जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या फिल्ट्रेशन हो रही है उसकी, और क्या, क्योंकि फिल्ट्रेशन करके यूरिन से बाहर उसने निकालना है बॉडी से, तो वो यूरेटर की आपने कंस्ट्रक्शन कर दी है तो क्यूमुलेशन हो रही है, ठीक है। गोबलेट सेल कन्वर्ट टू क्लारा सेल, तो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, इनका काम होता है रिपेयर, ठीक है। रिपेयर, होम्योस्टेसिस, इस तरह के काम होते हैं इसके। फिर